नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। कल प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2025 पेश किया जाएगा। सदन में कल बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया है। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को कल सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है। कांग्रेस ने भी ऐसा ही एक व्हिप अपने सांसदों के लिए जारी किया है। जो बिल कल लोकसभा में पेश किया जाएगा उसकी पूरी जानकारी इस वक्त मेरे पास है। सारे क्लॉज हमारे पास है। बिल में कितने संशोधन किए गए हैं उसकी भी पूरी जानकारी हमारे पास है। सरकार ने अपने सहयोगियों, खास तौर पर जेडीयू और टीडीपी की किन किन बातों को माना है, ये जानकारी हम कुछ ही देर में आपको बताएंगे। कल आने वाले बिल में क्या खास होगा और किन बदलावों के कारण ये बिल अब ऐसी स्थिति में दिखाई दे रहा है कि इसको लेकर के जो राजनीति अभी तक हो रही थी वो पूरी तरीके से फीकी पड़ जाएगी। ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। एक्सक्लूसिव खबर क्या है इस संशोधन बिल में वो हम कुछ ही देर में आपको बताएंगे। लेकिन जो राजनीति की हम बात कर रहे हैं, जो वोट बैंक की राजनीति वक्फ बिल को लेकर के हो रही है, इसकी तुलना सिर्फ एक चीज से की जा सकती है। आपको याद होगा सीएए को लेकर के पूरे देश में किस तरीके से धरना प्रदर्शन किए गए थे, आंदोलन किए गए थे। उसके आसपास एक राजनीति सेट की गई थी, नैरेटिव पूरे देश में सेट किया गया था। अब उसी तरीके का नैरेटिव इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर के भी किया जा रहा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल हर पार्टी के लिए ये एक तरीके से अब एक अग्नि परीक्षा होगी, अपनी वोट बैंक की अग्नि परीक्षा। और ये सिर्फ कांग्रेस तक ही सीमित नहीं है या बीजेपी तक सीमित नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनडीए की, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी पार्टियां हैं, अब उसमें भले से ही टीडीपी हो या फिर एलजेपी हो या फिर जेडीयू आरएलडी हो, उनको सीधे सीधे एक चुनौती दी गई है, वोट बैंक की चुनौती की या तो आप बताइए आप वक्फ के साथ हैं, आप एनडीए के साथ हैं, या फिर आप मुसलमानों के साथ हैं। उनको एक वोट बैंक की चिंता सता रही होगी। दूसरी बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। उनके लिए भी ये बिल आसान नहीं होगा, क्योंकि अब केरला में ही नहीं लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ चर्च की बॉडीज है, यानी कि जो ईसाई धर्म के धर्मगुरु हैं, उन्होंने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल जरूरी है, क्योंकि यह मामला किसी एक धर्म विशेष का नहीं है, यह मामला है सही और गलत का। और आपको हम बता दें कि खास तौर में केरला में कई ऐसे चर्च की जमीनें हैं जो कि वक्फ ने अपने कब्जे में ले ली हैं। इसीलिए सीधे सीधे कुछ चर्च बॉडीज है जिन्होंने चिट्ठी लिख करके कहा है कि हम चाहते हैं कि सारे सांसद इस वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन करें। तीसरी बात वो है उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे को भी अब शिवसेना ने, यानी कि एकनाथ शिंदे ने सीधे सीधे चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा है, क्या आप वक्फ बिल का समर्थन करेंगे या फिर आप तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे? आपके सामने सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो आप बताएं कि क्या आप बाला साहेब ठाकरे के साथ खड़े हैं या फिर आप तुष्टीकरण की राजनीति के समर्थक हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी, तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है। भी केंद्र सरकार को और उनको मदद कर रहे जिन बैसाखियों पे टिकी है श्री चंद्रबाबू नायडू और श्री नीतीश कुमार जी को ये और चिराग पासवान जी को ये समझ में आएगा कि इसका क्या परिणाम। आप और ज्यादा अल्पसंख्यकों को पीछे की तरफ को धकेलेंगे, उनमें एकाकीपन आएगा और उससे कट्टरता और दूसरे सवाल बढ़ेंगे। ये और कुछ नहीं है, इनकी हठधर्मिता है और इस हठधर्मिता का नतीजा इस देश के सौहार्द को भुगतना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी ने भागलपुर का जो दंगा हुआ था जिसमें हजारों मुसलमान मारे गए थे, किसके शासनकाल में हुआ था? कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ। क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? सेकुलरिज्म उनके लिए नारा है, वो वोट के लिए राजनीति करते हैं। उनको देश से मतलब है
न मुसलमानों से मतलब है। उनको अपने वोट की चिंता रहती है। नीतीश कुमार जी काम करते हैं, इसलिए उनके कांग्रेस पार्टी के, और हमने जयराम रमेश जी का भी बयान देखा है, जयराम रमेश जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नीतीश कुमार जी को न है और न जेडीयू को। हमारी पार्टी जो करेगी वो लोकसभा में करेगी, मीडिया के माध्यम से नहीं करेगी। लगभग 9 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड की जमीन, जिसपे बहुत से लोगों ने इलीगल कब्जा भी बना रखा है, अगर संशोधन बिल द्वारा ये ज़मीनों पे कब्जा वापस लेके मुसलमानों के हित में अगर संशोधन बिल आता है तो निसंदेह हमारी पार्टी उसका समर्थन भी करेगी। ये भी मैं बता दूं कि माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने हर समय संशोधन बिल के ऊपर अपनी राय भी रखी है और उन राय पे विचार विमर्श करके संभवतः उसको लागू भी किया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू साहब ने ऑलरेडी ये कहा है कि हम मुसलमानों की हर हित की रक्षा करेंगे। बार बार उन्होंने कहा है कि हिंदू और मुस्लिम मेरी 2 आंखों की तरह हैं, मैं किसी भी आंखों के साथ अन्याय नहीं कर सकता। वक्फ संपत्ति का सवाल है। वक्फ की संपत्ति माफियाओं के कब्जे में है। जब माफियाओं पे चोट पहुंचने का काम हो रहा है तो विपक्ष को तकलीफ हो रही है। ये संपत्ति वक्फ की सारी सब माफिया काबिज हैं, उसको बेच के वो सब उसमें अवैध तरीके से अपने काम कर रहे हैं। और जो वक्फ की संपत्ति पे अवैध लोग कब्जा ना हो, अवैध तरीके कब्जे ना हो, इसके लिए विधेयक लाया गया है। तो विपक्ष को तकलीफ क्यों हो रही है जब उनकी सारी बातें सुनी गई हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष की बात कर रहे हैं, सिर्फ धर्म और उसके द्वारा कैसे पैनिक क्रिएट किया जाए उसकी बात कर रहे हैं। इस बिल का एक कानूनी पक्ष भी है, एक प्रशासनिक पक्ष भी है, एक सामाजिक पक्ष भी है और एक आर्थिक पक्ष भी है, जिसके बारे में विपक्ष बात नहीं कर रहा है। हम लोग दलितों के, पिछड़ों के, अकलियतों के और समाज में जो भी पिछड़ गए हैं उनको साथ लेकर चलने का काम करेंगे। ऐसे में ये बिल एक बार आ जाने दीजिए। इन सारी चीज़ों को पढ़ करके हम लोग भी अपना पक्ष रखेंगे और इन सबको आगे अगर ले जाता है, कैसे एक बड़ा मुस्लिम समाज, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि किस तरह से पिछड़ा रह गया है इतनी ज़्यादा संपत्तियां होने के बाद भी, तो कैसे उसको आगे ले जाया जा सकते हैं, हम लोग इसके पक्ष में हैं। अच्छा, अब आंकड़ों पर गौर कर लेते हैं। क्या बिल को पास कराने के लिए नंबर्स हैं सरकार के पास? अगर आप देखें तो यहां एनडीए के पास 293 सांसद मौजूद है, तो वहीं जो इंडिया गठबंधन है उसके पास 235 सांसद है। यानी कि फिलहाल जो नंबर्स है वो सरकार के पास है। इसीलिए उम्मीद विपक्ष को यह है कि सरकार में फूट पड़ जाए, जो एनडीए है उसमें किसी तरीके से फूट पड़ जाए। इसीलिए बार बार वो टारगेट किसको कर रहे हैं? इन 4 पार्टियों को, जेडीयू को, टीडीपी को, आरएलडी को। वो बार बार कह रहे हैं कि अगर आप सच में सेक्युलर हैं तो फिर आप इस बिल के खिलाफ वोट देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये अग्नि परीक्षा सिर्फ सरकार के लिए ही नहीं है। जहां तक कि वोट का सवाल है, ये परीक्षा कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी जैसी पार्टीज को भी देनी होगी। तो इसीलिए अड़ी का आज का सवाल है बिल्कुल सीधा, वक्फ की अग्नि परीक्षा में किसे मिलेगा वोट और किसको मिलेगी चोट? हमारे साथ डिबेट में आज जुड़ गए हैं रोहन गुप्ता, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस से हमारे साथ चरण सिंह सापरा जी मौजूद हैं। शिवसेना यूबीटी से यानी कि उद्धव ठाकरे जी की पार्टी से किशोर तिवारी हमारे साथ है। जेडीयू से जीएन शाहीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार सनी चौगानकर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। लेकिन सबसे पहले चर्चा में मैं लेकर आना चाहती हूं सैयद नसरुद्दीन चिश्ती, जो कि उत्तराधिकारी हैं सज्जाद नशीन अजमेर दरगाह के। चिश्ती साहब, आज तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो विपक्ष में, आपसे बहुत खफा है। कह रहे हैं बीजेपी से सुपारी लेकर के अब आप एक मुस्लिम विरोधी बिल के पक्ष में आके खड़े हो गए। कुछ और भी शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं वो टीवी पर लेना नहीं चाहती उनका नाम। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद म्यूटेड है आप। चिश्ती साहब, शायद म्यूटेड है आपका माइक। जी हाँ। ये बड़ी विडंबना है कि अगर उनसे सहमत हूं तो मैं उनका आदमी और उनसे असहमत हूं तो मैं बीजेपी का आदमी। देखिए, हम जिस पद पे हैं, मेरे पिता हैं अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख। ये एक धार्मिक पद है, हम ख्वाजा के वंशज हैं। तो हमारे लिए पार्टी कुछ अहमियत नहीं रखती, हमारे लिए भारत सरकार अहमियत रखती है। हम भारत के नागरिक हैं, हमारा फर्ज बनता है हम हुकूमत का साथ दें। और हुकूमत अच्छा काम करती है अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए। और वक्फ अमेंडमेंट की जहां तक बात है, तो वक्फ अमेंडमेंट की डिमांड आज से नहीं है। ये 2013 में जो अमेंड हुआ था उसके बाद से ही कवायद चल रही है। और सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन भी है वक्फ में अमेंडमेंट होना चाहिए। अब वक्फ में अमेंडमेंट होना जरूरी क्यों है? हम खुद भुगतभोगी हैं, हम एक इसमें बाकायदा विक्टिम है हम लोग भी। हमें तो एक्सपीरियंस इस मामले के अंदर। देश की जितने वक्फ बोर्ड हैं, आज उनकी खुद की रिपोर्ट उठा के देख लें कि उनकी ज्यादातर प्रॉपर्टी पे एंक्रोचमेंट हुआ है। और जो बेशकीमती प्रॉपर्टीज हैं
वो क्या तो लैंड माफियाओं के कब्जे में है, या जो कुछ रसूखदार लोग हैं उन्होंने कोड़ियों के दाम पे उसको किराए पे रेंट पे ले रखा है, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू करोड़ों की, लाखों की है। आज वक्फ की इतनी प्रॉपर्टी है, उसकी आमदनी का हो क्या रहा है? वक्फ क्या होता है? वक्फ एक धार्मिक मामला है, बिल्कुल बिल्कुल प्योरली रिलीजियस मामला है। वक्फ का ऑब्जेक्ट होता है रिलीजियस, चैरिटेबल एंड पायस। ये 3 मकसद होते हैं वक्फ करने वाले के। जो डोनर होता है उसका मकसद यही होना चाहिए, रिलीजियस, चैरिटेबल एंड पायस। वो जब अल्लाह की राह में प्रॉपर्टी को वक्फ करता है तो उसकी मंशा यही होती है कि इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल या इस प्रॉपर्टी से आमदनी जो होगी उसका इस्तेमाल फलाह बहबूदी के लिए, वेलफेयर के लिए इस्तेमाल हो, जो यतीम बच्चे हैं, मिस्कीन हैं, गरीब हैं, उनके लिए इस्तेमाल हो, बेवाओं के लिए इस्तेमाल हो। लेकिन कौन सा वक्फ बोर्ड है हिंदुस्तान के अंदर जो आज की तारीख में कोई वेलफेयर स्कीम चला रहा है, कोई यतीम खाना चला रहा है, कोई स्कूल खोला हो, कोई हॉस्पिटल खोला हो? ये बताएं पहले। अब जो लोग आज, जैसे आप कह रहे हैं, लोग मुझ पे कुछ आरोप लगा रहे हैं, मुझसे नाराज, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं हूं, उन्होंने जो अच्छे काम किए उसकी भी तारीफ करते हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, उन्होंने आज तक क्या किया? क्या किसी वक्फ बोर्ड को गाइडलाइन दी कि आप लोग वेलफेयर स्कीम चलाइए, आप हॉस्पिटल खोलिए? और होता क्या है, मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है कि तुम्हारे मजहबी मामलात में मुदाखलत की जा रही है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मुसलमानों को गुमराह नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट सरकार इस पे हस्तक्षेप कर रही है या डायरेक्ट कंट्रोल में लेना चाहती है। मैं ये बताना चाहता हूँ मुसलमानों को, देश के, ये मेरी राय दे रहा हूं, मैं कोई ये नहीं कहता कि कोई मेरी राय माने, लेकिन ये बात बोलना बहुत जरूरी है कि 1954 में जब वक्फ एक्ट आया उसके बाद से ही वक्फ बोर्ड का फॉर्मेशन हुआ, अमेंडमेंट हुआ 1964 के बाद में, तो ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल कायम हुई। तो उसमें अपॉइंटमेंट किसके होते हैं? जिनकी सरकार होती है उनके अपॉइंटमेंट होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को ऑब्लाइज करती है मेंबर बना करके, ठीक है। और मेंबर बनने के बाद में वो आपस में चेयरमैन चुनते हैं। चेयरमैन का मैसेज आता है सीएम के घर से। और दूसरी चीज, जो सीईओ अपॉइंट होता है वो कौन होता है? वो सरकार का नुमाइंदा होता है। तो सरकार का जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, कंट्रोल रहता है। ठीक है, आपको ऑटोनोमस बॉडी दे दी है। अब जो कहना शरीयत में मुदाखलत, तो ये शरीयत में अमेंडमेंट नहीं हो रही है। शरीयत में तो दुनिया की कोई ताकत अमेंडमेंट नहीं कर सकती। शरीयत तो शरीयत ही रहेगी। शरीयत के तहत जो वक्फ है उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया गया अंडर द वक्फ एक्ट। उस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में अमेंडमेंट हो रहा है। नहीं, पर क्यों हो रहा है? यही तो सवाल है चिश्ती साहब कि असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं कि मुसलमानों के मामले में गैर मुसलमानों को इस एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों घुसाया जा रहा है? जब हिंदू अपने मंदिर कंट्रोल करते हैं, वो सिर्फ हिंदुओं का मामला होता है, यहां पर गैर मुसलमानों का दखल क्यों? देखिए, मैं इसका जवाब देता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है, आज तक मुसलमान ही अपॉइंट हुए हैं, लेकिन वक्फ ट्रिब्यूनल में जज कौन होते हैं? वो कह दें कल को कि वक्फ ट्रिब्यूनल में नॉन मुस्लिम जजों को अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाए, ये तो गलत है। आज की तारीख में वक्फ तो अलग मैटर हो गया। अब हमारे 5 फर्ज हैं इस्लाम के अंदर, उसमें से एक फर्ज है हज। हज कौन करा रहा है हमारे को? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। किरण रिजिजू साहब एग्रीमेंट करके आए, मना करते थे साहब हिंदू आदमी एग्रीमेंट नहीं करेगा है। और जितने ऑफिसर्स गए हैं वहां पर, आईएएस ऑफिसर जो मिनिस्ट्री के हैं, उनमें से ज्यादातर नॉन मुस्लिम थे। आप मना करते भाई ये कौन होते हैं हज कराने वाले? नहीं, ये गलत है। देखिए, अगर लाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लाते तो अच्छी बात है। ठीक है, आपकी आपत्ति लोगों को करने का अधिकार सबको, डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट करने का अधिकार भी सबको है, सहमति असहमति करने का अधिकार भी सबको है, लेकिन आवाम को गुमराह करने का अधिकार किसी को नहीं है। आवाम को गुमराह किया जा रहा है कि तुम्हारी मस्जिद छीन जाएगी, तुम्हारी दरगाह छीन जाएगी, तुम्हारे इमाम बाड़े छीन जाएंगे। अरे, जो आधिकारिक बयान पार्लियामेंट में गवर्नमेंट दे रही है वो ऑफिशियल बयान है, वो उससे प्रतिबद्ध है, वो उससे बाउंड है। हम उस बयान को मानना है, ना कि रोड पे खड़े होकर ये बाहर बयान दे रहे हैं मीडिया पे चीप पब्लिसिटी के लिए, उसको नहीं मानना है। मैं मुसलमानों को एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर ये प्योरली रिलीजियस मैटर है वक्फ का, तो आज तक इसमें मुफ्ती और उलमा अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हुए? हमेशा पॉलिटिकल जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं वही अपॉइंट होते हैं इसके अंदर मेंबर। किसी एक वक्फ बोर्ड में बता दें कि कोई मुफ्ती अपॉइंट हुआ हो, कोई उलमा अपॉइंट हुआ, नहीं होता अपॉइंटमेंट। तो ये क्यों गुमराह किया जा रहा है? हमारा मानना यह है कि वक्फ में ट्रांसपेरेंसी आना जरूरी है, वक्फ प्रॉपर्टी में जो एंक्रोचमेंट है उसको हटाना जरूरी है, और वक्फ की जो इनकम है जो हजारों करोड़ की तादाद में होनी चाहिए, अभी 200-250 करोड़ बताई गई है। मेरा मानना यह है कि मिनिमम 5-10 हजार करोड़ तो होने चाहिए ना। उसका यूटिलाइजेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द कम्युनिटी करना चाहिए ना। ठीक है, नाराजगी मेरे से कितनी हो कर लें। देखिए, अल्लाह के घर जाके मुझे भी हिसाब देना है, अल्लाह के घर जाके उनको भी हिसाब देना है जो इस पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये वक्फ का माल है, अल्लाह का माल है, ना मेरा है। चिश्ती साहब, ये बताइए, आपने कहा आप खुद भुक्तभोगी हैं इस पूरा ये जो वक्फ को जो इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके से आप भुक्तभोगी हैं? देखिए, हमारी अटैच टू दी पोस्ट कई प्रॉपर्टीज हैं जो वक्फ थी। उन प्रॉपर्टीज को
हमारा दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं जिस प्रॉपर्टी में बैठ के आज आपसे बात कर रहा हूँ, हवेली दीवान साहब कहलाती है। ये 1944 में दीदन सज्जादा नशीं ने रजिस्टर्ड वक्फ करी थी दरगाह के नाम पे। फिर दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट आया, तो दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट वक्फ एक्ट से अलग है, ठीक है, उसमें छूट दी गई है वक्फ एक्ट, दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट को। दरगाह की जो प्रॉपर्टी होंगी, जो दरगाह को डेडिकेट की गई, वो दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट से गवर्न होंगी। लेकिन 1964 में कुछ लोगों ने मिली भगत करके वक्फ बोर्ड के इदारे में जाकर के इसी प्रॉपर्टी को दोबारा रजिस्टर्ड करा दिया और उन्होंने उसको नोटिफाई कर दिया। हमसे पूछा नहीं, सज्जादा नशीं से पूछा नहीं, नोटिफाई कर दिया। नहीं, आप कह रहे हैं कि दरगाह की जमीन वक्फ की जमीन घोषित कर दी। ये मेरी प्रॉपर्टी जिसमें हवेली दीवान साहब बैठा हूं मैं, जो गवर्न होती है दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट से, वक्फ है लेकिन गवर्न होगी दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट से। इसको 1964 में वक्फ में गवर्न करा दिया। मैंने उसकी एलए की रिपोर्ट पढ़ी है खुद ने। एलए की रिपोर्ट में उन्होंने कहा हमें इसमें लिटिगेशन में नहीं जाना, ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है। उसके बावजूद चेयरमैन साहब से मिली भगत कर करके उसकी अपील कर दी गई कोर्ट में, जो कोर्ट ने उनके खिलाफ ऑर्डर दिया। तो मतलब ये है मेरा। मैं आपको एग्जांपल और देता हूं। अजमेर लोग कह रहे हैं हुकूमत का कब्जा हो जाएगा, मैं आपको बहुत जीता जागता एग्जांपल दे रहा हूं। अजमेर दरगाह है, जितनी हिंदुस्तान की दूसरी दरगाह है वो स्टेट वक्फ बोर्ड में गवर्न होती हैं, और स्टेट वक्फ बोर्ड ही उसके अंदर मुतवल्ली को रिकॉग्नाइज करता है अगर हेरिडिटी है तो, और हेरिडिटी नहीं है तो अपॉइंटमेंट देगा, ठीक है। अजमेर दरगाह जो है वो सारे वक्फ से हट करके डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्न होती है। आज तक 1955 एक्ट नंबर 36 1955 दरगाह ख्वाजा साहब सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न होती है। गवर्नमेंट का डायरेक्ट हस्तक्षेप हमारी दरगाह में। एक ऑटोनोमस, ठीक है, बना दी है बॉडी, एक स्टैच्यूरी बॉडी बनाई हुई है हमारे यहाँ दरगाह कमेटी, लेकिन वो दरगाह उसको माइनॉरिटी मिनिस्ट्री अपॉइंट करती है। सीईओ बैठता है यहाँ पर मैनेजमेंट के लिए, उसको माइनॉरिटी मिनिस्ट्री अपॉइंट करती है। लेकिन हमें आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। हमारे कस्टम, ट्रेडिशन, रिचुअल्स एज इट इज चलते आ रहे हैं, उसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं है। तो ये जीता जाता एग्जाम्पल है। अगर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता तो यहाँ पर भी तो नुकसान होता। आज 1955 से गवर्नमेंट के कंट्रोल में अजमेर दरगाह, सारा मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है। ठीक है, बड़ी जरूरी बात आपने बताई चिश्ती साहब, क्योंकि अभी तक ये बात कही जा रही थी कि सरकार मुसलमानों की जमीन, ईदगाह, दरगाह सब उस पर कब्जा कर रही है, उसको छीन रही है। पर यहाँ तो पता चल रहा है कि अजमेर चिश्ती की दरगाह में वक्फ का कब्जा किया जा रहा है। कौन किसकी जमीन छीन रहा है? बिल्कुल। ये प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी मिनिमम आज मार्केट वैल्यू की बहुत करोड़ों की तादाद में है। हाँ। ये करीब 1800 स्क्वायर यार्ड में बनी हुई प्रॉपर्टी है हवेली दीवान साहब। इसको इन्होंने 1964 में नोटिफाई कैसे कर दिया जब ये 1944 में रजिस्टर्ड वक्फ थी? ठीक है, कौन किसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है यह अब लोगों के सामने आ गया है, आ चुका है, और लोग ज्यादा समझदार हैं। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कल का दिन भी बहुत बड़ा होने वाला है। आपने सुना ही कि सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब क्या कह रहे थे, चरण सिंह सापरा, इसको लेकर के जो राजनीति हो रही है। देखिए, चिश्ती साहब तो साफ साफ कह रहे हैं कि ये लोगों को बेवकूफ और मुसलमानों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रेशर तो वही डाल रहे हैं आप एनडीए के ऊपर कि या तो आप मुसलमानों के साथ या वक्फ के साथ। आपको उम्मीद है कि एनडीए में टूट होगी? देखिए, चिश्ती साहब किसी को भी बेवकूफ़ कहें वो उनका अधिकार है, मैं नहीं कह सकता किसी को भी। जहाँ तक ये सारे वक्फ बिल का जो चर्चा है, इसमें मैं यही देख रहा हूँ कि मोटे तौर पर सरकार कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करना चाहती है। यानी ध्रुवीकरण की आग जो है वो जलती रहे, भारतीय जनता पार्टी की दुकान चलती रहे, ये एक मेन मोटो है उनका, जिसके तहत वो इसके ऊपर सारा काम कर रहे हैं। इस सरकार की प्राथमिकताएं जो है वो हमेशा गलत रही हैं। ये सरकार जो है पढ़ाई पे बात नहीं करना चाहती, कमाई पे बात नहीं करना चाहती, महंगाई पे नहीं। ये सरकार जो गिरता रुपया है उस पे बात नहीं करना चाहती। ट्रंप रोज हमको आंखें दिखा रहा है, ट्रंप की रोज टैरिफ की तलवार हमारे पर लटकती है, नई तलवार से हमारे पर वार करता है। बांग्लादेश जैसा देश, छोटा सा देश जिसे हमने आजाद कराया, वो हमको लाल आंखें दिखाता है। हमारे सारे पड़ोसी जो है, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव्स, ये सारे चीन के नजदीक चले गए हैं। यानी हमारी विदेश नीति जो है पूरी तरह से फेल हो रही है। विदेश नीति में संशोधन नहीं चाहिए, विदेश नीति पर चर्चा नहीं चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड पर चर्चा चाहिए। ठीक है सर, विदेश नीति भी बहुत जरूरी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अगर बांग्लादेश या मालदीव में कुछ हो रहा है तो आप अजमेर चिश्ती की दरगाह में किसी वक्फ को कब्जा करने दें। वो भी एक अलग मुद्दा है ना, उसके लिए अलग काम होना चाहिए और विदेश नीति पे अलग काम होना चाहिए। अब जहां तक की बात है इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर के, रोहन गुप्ता, कांग्रेस और विपक्ष तो दूर की बात है, अभी तो आपके खुद के जो सहयोगी दल हैं, क्या वो अभी पशुपेश में है कि क्या करना है? आज लल्लन सिंह जी ने दिन में क्या बोला? उन्होंने कहा कि हम
संसद के अंदर ही साफ करेंगे कि हमारा क्या रुख है? क्या आपके लिए कल कुछ सरप्राइजेस होंगे? देखिए पद्मजा जी, कोई भी बिल होता है, ठीक है, कोई भी वक्फ बोर्ड की बात करें, जब तक हम उस बिल की प्रावधानों को डिस्कशन नहीं करेंगे और हवाई बातें करेंगे कि ये किसी के खिलाफ है या हिंदू मुस्लिम का इश्यू ध्रुवी, कैसे आप ध्रुवीकरण कह सकते हैं? मैं 10 चीजें और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर हम डिस्कशन करेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है ये कहे कि इससे ध्रुवीकरण हो रहा है। वक्फ बोर्ड जो है करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन जो है इसके अंडर में है, 8.72 लाख संपत्ति इसके अंडर में है। हाँ। इसकी इनकम कितनी है? करीब 2%। नहीं, रोहन गुप्ता जी, सॉरी, मैं आपको रोकूंगी यहाँ पे, क्योंकि ये चर्चा हम पिछले 1 साल से, अगस्त के बाद से करते आ रहे हैं और कल भी पूरे दिन करेंगे। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आपके खुद के जो पार्टनर्स हैं इसको लेकर के अभी अनकंफर्टेबल हैं। मैं आपको सुनाना चाहती हूं कि जो जेडीयू के एमएलसी हैं गुलाम गौस, उन्होंने आज क्या कहा। कल उन्होंने लालू प्रसाद जी से मुलाकात की, आज आकर के उन्होंने आपके बिल के बारे में क्या कहा है, मैं सुनाना चाहती हूँ। मेरा तो सब बिहार हिंदुस्तान में पहला आदमी हम हैं जिससे इस वक्त बिल का विरोध किया है। ये बिल्कुल द्वेषपूर्ण है। जब से केंद्र सरकार आई है वो वहाँ कभी बाबरी दादरी, कभी लौ जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी मॉब लिंचिंग, और अब जो वक्फ इसके निशाने पे कौन लोग है पता नहीं चल रहा है। वक्फ हमारे पुरखों की, पूर्वजों की संपत्ति है, हमारा धार्मिक मामला है। हजरत मोहम्मद साहब जो पैगंबर थे, उनके एक चाहने वाले ने उनको एक खजूर का बगीचा दिया था ताकि गरीब गुरबा, बेवा, बेकस, टूअर की मदद की जा सके। आप तो कुछ किया नहीं। जो बजट था माइनॉरिटीज के उसका घटा दिया गया अमाउंट। मौलाना आजाद फाउंडेशन से जो स्कॉलरशिप मिलता था उसको भी बंद कर दिया गया। बताइए, अभी चुनाव आने वाला है, द्वेषपूर्ण बिल को बता रहे हैं, 18% मुस्लिम वोट का सवाल है। रोहन गुप्ता, कल क्या सरप्राइज हो सकते हैं? देखिए पद्मजा जी, वापस मैं बोल रहा हूँ कि ना इसको वोट से जोड़ के देखा जाना चाहिए, ना इसको हिंदू मुसलमान की नजर से देखा जाना। सरकार का काम है, अगर देश के किसी भी नागरिक को उसके जो अधिकार है वो अगर नहीं मिलते हैं तो उसकी रक्षा करने के लिए वो बिल लेके आए। और यहाँ पे यही तो है, अगर सिर्फ 163 करोड़ इनकम हो रही है और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि इनकम 12,000 करोड़ तक हो सकती है, तो गरीब मुसलमान भाई बहनों को अगर उसका अधिकार दिलवाना, क्या ये वक्फ बोर्ड का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? दूसरी बात, आज हमेशा दूसरी पार्टियां जाति की और कैलकुलेशन की बात करते हैं कि जो काउंटिंग होना चाहिए। मैं आज सवाल पूछ रहा हूं, इसमें कहा गया कि पसमंदा हो, बोरा हो, आगा खान जो मुस्लिम भाई बहन है उसको जो निर्णय है उसके अंदर उनको शामिल किया जाए, क्या गलत है? तीसरी बात, वक्फ ट्रिब्यूनल का आबादित अधिकार है, इसमें यह कहा गया कि जो आबादित अधिकार नहीं होगा और आप हाईकोर्ट में उसके जो निर्णय उसको चैलेंज कर सकते हैं। मुझे बताइए इसके अंदर कौन सी चीज है? आप जितने भी, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं पद्मजा जी, मेरी बात को खत्म पूछना चाहिए। ये सवाल आज आप कांग्रेस से नहीं, आप पूछिए जेडीयू से। चलिए मैं आपके बिहाफ पे पूछ लेती हूँ जीएम शाहीन से। बताइए जीएम शाहीन, आपके एमएलसी वहां नाराज चल रहे हैं इस बिल से, अब आप इसके पक्ष में वोट देंगे या विपक्ष में वोट देंगे? आपने इनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया। बिल्कुल पहली बात की, अगर आपने सुना होगा पूरी बात इनकी, उन्होंने खुद भी कहा कि मेरा, सुनिए पद्मा जी प्लीज सुनिए आप मेरी बात। उन्होंने कहा कि ये इनका जाति विचार है, पार्टी का नहीं है। और दूसरी बात, आप मुसलमानों को खाली कांग्रेस और कांग्रेस नहीं समझे कि कांग्रेस कोई ठेकेदार नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को अभी, वो मुसलमानों के कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। सबसे ज्यादा मुसलमान अगर है तो वो एनडीए के साथ है और वो एनडीए की बात को रखेंगे। और ये कोई ठेकेदारी नहीं है कि भाई बिहार के अंदर जो मुसलमान है कि वो सब इनके पास है। कैसे हो सकता है? ये कोई बात बनती है क्या? हम जो भी बात करेंगे वो मुसलमानों के बिहाफ के लिए, अच्छाई के लिए करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एनडीए या बीजेपी जो है मुसलमानों नहीं, तो आप वक्फ के साथ हैं या वक्फ बिल के खिलाफ है? कि मुसलमानों को रुख साफ कीजिए ना, वक्फ बिल के साथ है या वक्फ बिल के खिलाफ? साथ हम लोग है, क्यों है खिलाफ? क्यों नहीं, वक्फ बिल के खिलाफ क्यों है हम लोग? ठीक है, देखिए चरण सिंह सापरा यहाँ साफ कर दिया उन्होंने, जेडीयू भी साथ है, करवानी होगी वो करवा देंगे। जेडीयू भी साथ है, एलजेपी ने भी बोल दिया कि वो साथ है। ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है बिल्कुल गलत नैरेटिव है। सबसे एक बहुत बड़ा नैरेटिव ये चलाया जा रहा है कि ये मुसलमानों के दुश्मन बिल है, ये मुसलमानों के हक में ये बिल है। गलत बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना।
देखिए मतलब आप क्या यहीं फर्क पर वो कहते हैं? बेचारे आप क्या किस confused है चीज ना। को फर्क समझते इसी हैं? तरह से जेडीयू का मैं जानना चाहता हूं आप किस चीज को फर्क जेडीयू का हर व्यक्ति कंफ्यूज किस चीज है। को? यानी इनकी नहीं, अभी जेडीयू तक क्यों लाइन कंफ्यूज? क्लियर ही नहीं हुई कंफ्यूज है। ये तो आप कल है। अभी देखिए संसद के सुनिए, अंदर क्या स्टैंड लेते आपकी हैं, वो तब तकलीफ पता है। चलेगा ना। आप देखिए, आपके पास काम दाम तो कुछ बचा नहीं है, तो एक मुद्दा बनाना आपका काम है और बाकी कुछ भी नहीं है। आप कोई ठेकेदार तो नहीं है ना यहाँ पर मुसलमान के देश के सभी मुसलमान मत बढ़ाइए। नीतीश कुमार से आप पूछ अपना, करके आइए। अरे भैया आप अपना देखिए, नीतीश कुमार से आप पूछ अपना करके आइए। देखिए, मुसलमानों के ठेकेदार मत बनिए आप लोग। परिषद के सदस्य आप थे, नैरेटिव मत जो फैलाइए, आपके सदस्य थे, नैरेटिव ये क्यों जो बोल रहे हैं, इस पर जरा अध्ययन करिए। सोशल मीडिया, आप सुनिए बाबा, लगातार इस तरह से ये जो बोलते सोशल जाएंगे तो मीडिया मुझे भी को बहुत एक्सपीरियंस है कुछ बोलने न्यूज का। चैनल्स को आप ये आप बताइए गलत नैरेटिव, नीतीश कुमार से पूछ के आए हैं, क्या उनको जवाब देने दीजिए। आपके राहुल नीतीश गांधी कुमार, ये हो, ललन सिंह से पूछ लो। आपके सुनिए, आपके जो भी हो, नीतीश कुमार सब नहीं लोग सब बताते चीजें हैं, आपकी ललन गलत सिंह है। से पूछ लीजिए कोई ना। चीज आपका नहीं क्या मिलने स्टैंड वाला। होना चाहिए। ठीक है, जीएम शाहीन साहब, उनको जवाब देने दीजिए। नहीं, चरण सिंह मैं क्या सापरा, कह रहा हूं? चरण सिंह सापरा, ललन जी। जेडीयू के प्रवक्ता साफ कह रहे हैं कि नहीं, जो आपने ललन जी बहुत ऊपर कोशिश सवाल की, उठा रहे, बहुत ललन जी ने कोशिश क्या की गलत कि बोला? उन्हें कॉर्नर करें, बहुत कोशिश की कि उन्हें मुस्लिम विरोधी दिखाएं, लेकिन ये सारी पार्टी इस बिल के साथ समर्थन में खड़ी हैं और वो तो उल्टा कह रही हैं कि ये मुसलमानों के पक्ष में है बिल, इसलिए हम चाहते हैं कि लाए। हम मुसलमानों असली के हक हितैषी में हैं। है। बताइए सापरा साहब। पद्मनाथ जी, देखिए, ये मुसलमानों के हक ऐसा में है। बिल है। ठीक है ये शाहीन गलत साहब, बता रहे हैं। चरण सिंह शाहीन सापरा, साहब अब मुझे बोलने देंगे कि चरण नहीं? सिंह सापरा, हाँ। पद्मजा जी तय करिए किसको बोलना है। चरण सिंह सापरा, जे- तो आपका सारा जेएम शाहीन प्रोपेगेंडा साहब ध्वस्त ना हो खुद ही गया। कंफ्यूज है। ये तो जीएम एक शाहीन तो कह रहे हैं। नहीं कोई ध्वस्त नहीं हुआ है। हमारा नहीं। हमारा प्रोपेगेंडा नहीं है। हम तो सच्चाई बोलिए 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 कि बोलिए जिस बोलिए, तरह मैं से इस बिल को जवाब बुलडोज देते हैं, आपकी किया बात जा को रहा है, जवाब देते हैं, हम बोलिए। उसके खिलाफ है। हम तो जेएम शाहीन साहब तो खुद ही क्लियर नहीं है भैया, या तो नीतीश कुमार से पूछ के आए या ललन सिंह से पूछ के आए कि टीवी पर क्या बोलना है। अभी वही नहीं बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं। वो ललन सिंह कह रहे हैं कि मैं कल पार्लियामेंट में बोलूंगा, झा साहब कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट के पटल पर बोलेंगे जो बोलना है, हम पहले मीडिया को नहीं बोलेंगे, और शाहीन साहब यहां पर मीडिया पर बोल रहे हैं। तो फिर किसकी बात मानी जाए? ये कंफ्यूज पार्टी है और ये कंफ्यूज पार्टी आपकी सवाल का जवाब दे रहा हूं। ये जो आप सुनिए, आप जो कंफ्यूजन में आप सुनिए, ये जो आपका नैरेटिव गलत फैला रहे हैं, सुनिए मेरी बात। ये जो ठेकेदार बन के आप चल रहे हैं ना, आपने मुसलमानों को सुनिए, मुसलमानों ठीक है, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि आपने एक बड़ी खबर देना चाहती हूँ सारे दर्शकों को। इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। समीर जी, ये जो बिल है, जो अमेंडमेंट बिल है, आपकी बात का जवाब दे उसकी रहा हूं। कॉपी हमारे पास है। आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। यही जो कॉन्फ्रंटेशन, संसद के अंदर क्या बोलोगे वो बताओ। एक सेकंड जीएम शाहीन साहब, आप ये सुनना चाहेंगे, आप ये सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास है। थोड़ी आपसे पूछेंगे। अच्छा ठीक है शाहीन साहब, अभी आपको कोई नैरेटिव, कोई प्रोपेगेंडा पर कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बिल है उसकी कॉपी हमारे पास है और उसको लेकर के बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जान लीजिए। ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वक्फ बिल पर सरकार ने अपने सहयोगी जेडीयू के सुझाव मान लिए हैं, यानी कि जेपीसी के अंदर जो सुझाव दिए गए थे, और इस सुझाव के तहत क्या क्या हुआ है। इस सुझाव को मानने के बाद वक्फ संशोधन बिल लचीला होता दिख रहा है। इस बिल में संशोधन के बाद यह कहा गया है कि अगर संपत्ति पर विवाद नहीं है या फिर वो संपत्ति सरकार की नहीं है, तो 2025 से पहले तक जो संपत्ति वक्फ की थी वो वक्फ की ही रहेगी। बिल में यह भी कहा गया है कि यह कानून ऐसे किसी भी ट्रस्ट पर लागू नहीं होगा जो किसी मुस्लिम व्यक्ति द्वारा जनहित के उद्देश्य से बनाए गए हैं। यानी कि समीर जी, जो थोड़े बहुत स्पीड ब्रेकर आ भी सकते थे वो अब रास्ते से हटा दिए गए हैं। यानी कि जो थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि थोड़ा जो लॉलीपॉप की जरूरत थी, थोड़ा सा जो एक लोशन की जरूरत थी बिल को पास कराने के लिए, वो भी यहां दे दिए गए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने समय समय पर यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कहा। अमित शाह जी ने इस बात का जिक्र किया, किरण रिजिजू ने इस बात का जिक्र किया, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने इस बात का जिक्र किया कि यह वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, न किसी तरीके से उनके मस्जिद पे या उनकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए सरकार ये बिल लेकर आ रही है। सरकार तो ने बहुत स्पष्ट कहा था कि इस पे हम भैया एक पारदर्शिता लाना चाहते हैं। यानी कि अगर सिंपल भाषा में कहें तो सिर्फ जहां पर कब्जा किया गया, जहां पर अतिक्रमण विवाद है, अभी तक वहां पर ये नया कानून लागू होगा। अभी तक ये था कि अगर वक्फ ने किसी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर अपना दावा पेश कर दिया तो जिसकी प्रॉपर्टी है उसे ट्रिब्यूनल में जाके अप्रूव करना पड़ता था। ट्रिब्यूनल को चुनौती दी नहीं जा सकती। अगर ट्रिब्यूनल ने कह दिया कि वक्फ की प्रॉपर्टी है तो उसके अगेंस्ट कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा नहीं सकता था। तो मुझे लगता है कि अब
केंद्र सरकार ने कहा है कि भाई अगर प्रॉपर्टी अगर वक्फ की है तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रिकॉर्ड हो, उसका पूरा कंप्यूटराइजेशन हो और पूरी जो इनकम होती है वो उस पर्पस के लिए जमीन दी गई है उस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है नहीं। ज्यादातर जमीनों की संख्या हो रहा है। आज जो भू माफिया बैठे हुए वक्फ बोर्ड बिल के इसके अंदर प्रॉपर्टी के वक्त में वो सारा उसमें बिजनेस करके पैसा कमा रहे हैं। 7.5 से 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है और सिर्फ साल का 200 करोड़ रुपया आता है इतनी बड़ी जमीन का। 50,000 से ज्यादा मामले अभी ट्रिब्यूनल के अंदर पेंडिंग है सुनवाई के लिए। और उनमें से कई मुसलमान भी हैं, कई मुसलमान भी हैं जो ट्रिब्यूनल के सामने गए, कहा है हमारी संपत्ति पर ही कब्जा कर लिया। 34% मुसलमानों ने अभी चिश्ती साहब ने बोला, सोचिए दरगाह की जमीन पर मुसलमानों ने दावा करा हुआ है कि हमारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है। रेंट पे जमीन दी कि वक्त ने अपने कब्जा कर लिया कि हमारी जमीन है, किराए पे जमीन दी उस पर कब्जा कर लिया, किसी मुसलमान की खाली जमीन है उस पर कब्जा कर लिया। तो मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार ने बहुत स्पष्ट कहा था और मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता भी है सारा यहाँ पर इंडिया के जितने पार्टियों से पूछना चाहता हूँ कि एक चीज तो बता रहे जहां केंद्र सरकार ने ये बिल लेकर आ रही है या ऐसा कोई संशोधन किया हो जो गैर कॉन्स्टिट्यूशनल हो और जिसके अंदर सरकार जमीन पर वक्फ लेकर सरकार कब्जा करना चाहती है या कोई मस्जिद पे ताला लगाना चाहती है। सरकार तो बार बार कह रही है कि भाई जो जमीन वक्फ की वक्फ के पास रहेगी, हम बस उसे प्रॉपर रिकॉर्ड में लेना चाहते हैं कि वो जमीन किसकी है। किशोर तिवारी जी अब देखिए, जहां तक जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी, आरएलडी का सवाल है, उनके लिए तो साफ कर दिया है कि जो जो उनको डर लग रहा था इस बिल को लेकर के वो संशोधन कर दिए गए। लेकिन एक अग्नि परीक्षा, एक टेस्ट आपके सामने है और उसके लिए मैं आपको सुनाना चाहती हूं, दिखाना चाहती हूं कि कल श्रीकांत शिंदे जो कि एकनाथ शिंदे के पुत्र भी हैं और शिवसेना के सांसद भी हैं, उन्होंने क्या चैलेंज दिया है आपको सीधे सीधे। उन्होंने कहा है कि भाई आपके सामने अब सिर्फ और सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, या तो आप बताइए कि आप बाल ठाकरे के जो आइडियल्स थे, उनके प्रिंसिपल्स थे, उनके साथ है, बाला साहेब की विचारधारा या फिर वोट बैंक की मजबूरी, बताइए किसके साथ आप जाएंगे। किशोर तिवारी जी, आप वक्फ के साथ हैं या फिर बाला साहेब के साथ है? हमारे बहुत सीनियर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो स्टैंडिंग कमेटी में थे और हमने हमारे सुझाव उसमें रखे, जिसमें प्रमुख सुझाव यही थे कि जो आम स्टेक होल्डर मुस्लिम समाज है उनकी हितों की रक्षा हो और उनको विश्वास में लेकर किया जाए। दूसरे 2 विपक्ष के बड़े ऑब्जेक्शन है कि वक्फ बोर्ड बीजेपी हथियाना चाहता है और दूसरा ब्यूरोक्रेसी के हाथ में वक्फ बोर्ड देना चाहते हैं। तो ये 2 चीजें हमने 3 चीजों पर बोला है कि सरकार अपना रुख साफ करे। अभी आपके पास कॉपी है, अगर उन्होंने टीडीपी के सुझाव मांगे हैं, जेडीयू इस बार भी वॉकआउट करेगी क्या? एक सेकंड रुको ना यार, रुको भैया, तुम रुको थोड़ा। एक हम हिंदुत्व वाली पार्टी है। किशोर जी पूछ रहा हूँ खाली में, वॉकआउट करेगी क्या पार्टी पिछली बार की तरह इस बार भी? हाँ बताइए, अगस्त में तो आपने वॉकआउट कर दिया था, इस बार आप वोट करेंगे या वॉकआउट करेंगे? अजी इतना बेचैन मत हो। नहीं, बेचैनी तो है लोगों को, अब कुछ ही घंटे बचे रह गए। किशोर जी पत्ते खोलिए। नहीं, हमने दिए वाले सुझाव उसमें नहीं रहेंगे तो हम उसका स्पष्ट विरोध करेंगे और उटपटांग चीजें उसमें डाली गई है। बीजेपी वक्फ बोर्ड की जमीन हथियाने का कोई प्रयत्न करती है या सरकार उसका इंटरफेरेंस उसमें आता है। रिपोर्ट पढ़ी है अपील और ट्रिब्यूनल के अंदर। मेरी बात सुनो समीर, मेरी बात सुनो, आप पढ़ के नहीं आए हो, आप पढ़ के नहीं आओ, बिल का उद्देश्य ही वो है। नहीं तो आप कह रहे हैं विरोध करेंगे, यानी कि अभी चांसेस हैं कि आप इसके खिलाफ वोट कर सकते हैं। तब तो श्रीकांत शिंदे को जवाब मिल गया ना कि आप वक्फ बिल के खिलाफ वोट कर सकते हैं। आप यही कह रहे हैं ना किशोर जी? अरे पदमजा जी, ये श्रीकांत शिंदे या एकनाथ शिंदे ये सब मवाली और गद्दार लोग हैं, इनके सर्टिफिकेट की हमको कोई जरूरत नहीं है। हम हिंदुत्व वाली पार्टी है लेकिन हिंदू मुसलमानों में दंगे लगाने में विश्वास नहीं रखती। ठीक है। और ये जो जहां मस्जिद है वहां मंदिर ढूंढो, ये प्रोग्राम हमारा नहीं है। और जैसा भैया जी जोशी ने कहा है कि औरंगजेब की कबर निकालने वाले जो लोग हैं उनका संदर्भ खत्म हो गया है। ठीक है, दिलचस्प बात है। चलिए रोहन गुप्ता, कम से कम शिवसेना यूबीटी का एक जो इंडिकेशन है अब मिल रहा है कि वो हिंदुत्ववादी पार्टी है लेकिन वो मुसलमानों के साथ भी खड़ी है, वो विरोध कर सकते हैं। अभी तक किशोर तिवारी ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि वो सिद्धांतों पे वोट करेंगे।
देखिए, मुद्दा यहाँ पे पद्मजा जी पूरे देश के सामने समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से जो पार्टियां तुष्टीकरण में पूरी तरह से लिप्त है, वो एक संशोधन है, जो एक बेटरमेंट है फॉर मुस्लिम कम्युनिटी, उसको भी हिंदू मुसलमान के तराजू में तोल रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, जो भी इसके प्रावधान पड़ेगा, वो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह पाएगा कि मुसलमान के विरोधी है। कहां पे ये कहा गया है कि इससे मस्जिद चली जाएगी? कहां पे ये कहा गया है कि इसके दरगाह ऊपर अधिकार होगा? कहां पे कहा गया कि मुस्लिमों की संपत्ति ले ली जाएगी? कहां पे कहा गया कि मुसलमानों के साथ अन्याय होगा? जो इरेगुलरिटीज है, कोई भी आज हम संविधान की बात करते हैं तो कोई संविधान के ऊपर नहीं हो सकता है ना। पद्मजा जी, हिंदू और मुसलमान हो, क्रिश्चियन, आपने देखा होगा कि केरल में किस प्रकार से मुनम्बरम में 600 एकड़ जमीन जो परिवारों की सालों से उनकी विरासत है, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड में कब्जा करके उन परिवारों को परेशान किया हुआ है। विजयनगर में आपको कर्नाटक की बात करूं, 91 साल से एक परिवार का अधिकार था, उसके ऊपर रातों रात नोटिस चली गई। तो क्या इसको रोकना सरकार का कर्तव्य नहीं है? ये तो संविधान की बात है ना, हर चीज का विरोध नहीं कर सकते। क्लियर करना चाहता हूं, और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप इसके प्रावधान देखेंगे, आप हमेशा जातीय जनगणना की बात करते हैं, आगा खान, बोहरा, पसमंदा, क्या इनका अधिकार नहीं है वक्फ प्रॉपर्टी पे? महिला है, जो आपको विरासत से महिलाओं को बाहर किया जाता है वक्त में, जो अपने अधिकारों से, उसको प्रावधान किया गया कि महिलाओं को वक्फ बोर्ड में हिस्सा दिया जाए। क्या ये भी गलत है? मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं पद्मजा जी, जो प्रोपेगेंडा हर बार ये पार्टियों द्वारा अपने तुष्टीकरण को उद्देश्य लेकर जो सुधार हो रहा है, जिस सुधार से हर व्यक्ति को, मुसलमान को, हर नीचे के तबके को, मुसलमान को फायदा होता है, इसमें भी इसकी आपत्ति है। ये जो 5-10% राजनीति ऐसे प्रावधान पढ़ के थोड़ी ना होती है। राजनीति तो राजनीति होती है। MIM, ये लोग उनका हत्था जो बेचारे गरीब मुसलमान है, उनके अधिकार के ऊपर वार कर रहे हैं। बताइए किशोर तिवारी जी, तुष्टीकरण का इल्जाम लगा रहे हैं आप पे फिर से। एक बताऊं, मैं हम इंडिया अलायंस के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर है और हम देश के जो कोर इशू है उस पर सरकार काम करे, इस पक्ष में है। वक्फ बोर्ड की बात थी तो हमारे जो मेंबर थे स्टैंडिंग कमेटी में, उन्होंने सुझाव दिए हैं कि स्टेक होल्डर जानकारी जो है उद्धव ठाकरे समर्थन कर रहे हैं इसका। बोलिए समीर जी, क्या बोल रहे हैं? नहीं, आप बोल लीजिए पहले। नहीं, बात पूरी कीजिए किशोर जी, फिर समीर जी अपना क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। हाँ, नहीं, मैं बात यही कर रहा हूं कि जो मुस्लिम समाज है, वक्फ बोर्ड उनकी भलाई के लिए बनाया गया है। हाँ। उसमें ब्यूरोक्रेसी का रोल ना हो, सरकार का रोल ना हो, हाँ। और समाज का हित देखा जाए। और मुझे एक बताइए, हाँ। अगर वक्फ बोर्ड पर हमारे सुझाव अगर सरकार लेती नहीं है, हाँ। और वो सरकार को आपको तुष्टीकरण के सुझाव लगते हैं, तो कल अपन डिबेट करेंगे। समीर जी, ये बताइए ना, ये बड़ा गोल गोल करके बता रहे हैं, अभी क्या राजनीतिक चॉइसेस है उद्धव ठाकरे के सामने? क्योंकि ये बात सच है, लोकसभा में उनको मुसलमान वोट मिला था, लेकिन फिर जब विधानसभा का चुनाव आया, कितने 420 कैंडिडेट्स थे जो लड़े थे, कुल मिला के कितने, शायद 10 लोग जीते थे, और उसमें भी सबसे ज्यादा कांग्रेस के विधायक थे, 3 कांग्रेस के थे, और उद्धव ठाकरे को 1 मुस्लिम विधायक मिला था। देखिए पद्मजा जी, लास्ट टाइम जब ये बिल आया था, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने वॉकआउट कर लिया था और ये तय कर लिया, किशोर तिवारी जी के पास अपडेट नहीं है, उद्धव ठाकरे इसका समर्थन करने जा रही है। अब बस ये वो सोच रहे हैं कि वॉकआउट करना है कि इसके फेवर में वोट करना है, क्योंकि अभी उद्धव ठाकरे को बीएमसी का चुनाव लड़ना है। लोकसभा और विधानसभा तो हो गए, अभी कॉर्पोरेशन के चुनाव महाराष्ट्र में आने वाले हैं, और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने तय कर लिया है कि इस बिल का समर्थन करेगी। नहीं, आप बड़ी बात कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी इस बिल का समर्थन करेगी। बस ये तय करना बाकी है कि वॉकआउट करके समर्थन देना है या बिल के फेवर में वोट करना है। यह तय है कि उद्धव पार्टी समर्थन करेगी इसका, क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस और शरद पवार के साथ बहुत लंबी राजनीति वो चल नहीं सकते, और वो वापस अपने मूल पर लौट रहे हैं। और यह तय है कि कल उनका रुख दिखेगा, कल उद्धव ठाकरे की पार्टी के जो 9 सांसद है वो इसका समर्थन करेंगे। बताइए किशोर तिवारी जी, अब कल की डिबेट में आपको उल्टी चीज बोलनी पड़ेगी कि आपने क्यों समर्थन किया। अभी आप मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं बिल को। एक बात मैं बताऊं, घर जाके फिर नई स्क्रिप्ट पे काम कीजिएगा। अरे नहीं पद्मजा जी, मैं बता रहा हूं कि जो कॉमन लोगों की ऑब्जेक्शंस है और जो वक्त में काम करने वाले लोग हैं उनके ऑब्जेक्शंस है, उसको अगर सरकार एड्रेस करती है तो ये पहला संशोधन बिल नहीं है। अच्छा। इसके पहले भी वक्त पे बहुत संशोधन बिल आए, लेकिन इसमें टीडीपी और जेडीयू और ये पार्टियां जो मुस्लिम वोटों के
अपने आप को क्या बोलते मोनोपोली क्रिएट करे वाले हैं। हाँ, ये क्या रुख लेते हैं देखेंगे। सर, आप टीडीपी और जेडीयू की बाद में चिंता कीजिए ना, पहले आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिए कि आप किसको वोट करने वाले हैं। ये पर उपदेश कुशल बहुत तेरे बहुत है कि भाई दूसरे को बता दो उसको क्या करना चाहिए। लेकिन मैं वापस चरण सिंह सापरा पे आती हूँ। देखिए, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है वो तो थोड़ा बहुत मॉडरेट करना शुरू कर दिया उन्होंने अपना स्टैंड। यहाँ पर समीर जी बता रहे हैं कि शायद कल वो इसके पक्ष में वोट भी कर दें। लेकिन अब आप बताइए कि जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो चर्च है, जिन्होंने आपको चिट्ठी लिखी है चरण सिंह सापरा जी, उनको आपकी पार्टी क्या जवाब देगी? और ये एक दो नहीं है, मैं दर्शकों को दिखा दूं कि 4 अलग अलग ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने कांग्रेस के सांसदों को चिट्ठी लिख करके, और खासतौर पर केरल के सांसदों को चिट्ठी लिख करके क्या कहा है। उन्होंने साफ साफ कहा है, वो चिट्ठी दिखाइए जो चर्च की चिट्ठी है, उन्होंने चिट्ठी लिख करके ये कहा है, ये देखिए, ये केरला काउंसिल ऑफ चर्चेज है। उन्होंने कहा है कि जो केंद्र सरकार बिल लेकर के आ रही है, संशोधन बिल, उसका हम समर्थन करते हैं, क्योंकि जो इस वक्त एक्ट था वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ था। जो नए सेक्शंस ऐड किए गए हैं उनका हम समर्थन करते हैं, और जो पहले का कानून था वो इनह्यूमन था, जमीन पर कब्जा किया जा रहा था। इसीलिए हम चाहते हैं कि सारे सांसद इस बिल के समर्थन में वोट करें। अब तो आपके भी कई सारे नेता हैं, चरण सिंह सापरा जी, प्रियंका जी खुद वायनाड से आती हैं, वहां पर जितना मुझे याद है करीब 25 से 26% क्रिश्चियन वोट है उस सीट में। क्या करेंगे आप? क्योंकि ये तो कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ही नहीं है ना, अब तो चर्च कह रहा है कि आप इसके समर्थन में वोट दीजिए। नहीं, पहले तो मैं, जब आप चर्चा कर रहे थे, एकनाथ शिंदे और शिंदे सेना के नेता जो है वो उद्धव ठाकरे की बहुत चिंता कर रहे, तो मुझे ध्यान में आ रहा था कि अजीत पवार को कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि अजीत पवार किस तरफ जाएंगे। अजीत पवार वक्फ बोर्ड का इस बिल का समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे? उनका भी तो एक मेंबर पार्लियामेंट वहां पर है, उनके भी तो राज्यसभा में है। खैर, मैं जस्ट आपको ये बात बता रहा हूं कि ये भी एक सवाल है जो आपको पूछना चाहिए था, जो आपने नजरअंदाज कर दिया। अब दूसरी बात पे आता हूं। सच्चर कमेटी की बात यहां पर हुई पिछले वक्तव्य में, शायद बीजेपी के प्रवक्ता ने सच्चर कमेटी की बात की। जब आप सच्चर कमेटी का अभी सहारा ले रहे हो, पहले तो आप उनको क्रिटिसाइज करते थे, अब सच्चर कमेटी ने तो ये भी कहा था कि 500 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड होना चाहिए। तो क्या वो रिवॉल्विंग फंड की यहाँ पर बात है? पुरानी बात सच्चर हो कमेटी गई। ने ये भी देखिए, कहा बिल था कि आ गया है सर। 355 जमीनें, एक मिनट, ना मेरी बात हमारे हाथ में। पद्मजा जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। नहीं, आप ऐसे मुझे टोकिए नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपको मुझे टोकने का अधिकार नहीं। सवाल पूछा तो मेरा उत्तर पूरा लीजिए, फिर पूछिए ना, मैं उत्तर देने के लिए बैठा हूं। तो सच्चर कमेटी ने कहा है कि 355 जमीनें वक्फ बोर्ड की दिल्ली में है, उसमें से 65 जमीनें ऐसी है जो केंद्र सरकार ने एनक्रोच की हुई है, तो उसके ऊपर केंद्र सरकार का क्या कहना है? फिर जब ये इतनी सारी बातें करते हैं, उस बिल के अंदर शायद ये भी है कि उस वक्फ बोर्ड के अंदर गैर हिंदू जो है वो वक्फ बोर्ड में रहेंगे। क्या ये किसी और संस्था को मंजूर रहेगा? क्या जो देवस्थान है उनको ये मंजूर रहेगा कि उस धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म के लोग वहां पर ट्रस्टी बने? क्या एसजीपीसी जो हमारी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, क्या वो मानेगी कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई मुसलमान आकर के ट्रस्टी बने? ये नहीं हो सकता। तो इस तरह के प्रावधान जब लाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें करेक्शन करने के लिए, संशोधन करने के लिए विपक्ष बोल रहा है। विपक्ष बोल क्या रहा है? यही तो बातें बोल रहा है। हमारी डिसेंट नोट को तो आपने रिजेक्ट कर दिया, हमारी डिसेंट नोट को तो आपने कहीं पर जगह भी नहीं दी। वो हम चिल्लाए पार्लियामेंट के अंदर, तब जाकर के आपने थोड़ी बहुत सुनी। मैं फॉरवर्ड लुकिंग करना चाहती हूं इस डिबेट को, तो मैं फिर से आपसे पूछूंगी कि ये सवाल आपसे केरल के चर्च बॉडीज पूछ रही हैं। 4 अलग अलग ऐसे संस्थान हैं, संगठन हैं, जिन्होंने आपको चिट्ठी लिख करके, सांसदों को चिट्ठी लिख करके कहा है कि हमारे जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, ईसाइयों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी इस बिल के समर्थन में वोट करेगी कि नहीं करेगी? ये चर्च पूछ रही है। नहीं, पहले तो ये क्लियर कर दूं कि मैंने भी जो बातें कही है वो फॉरवर्ड लुकिंग वाली बातें कही है। मैंने कोई पीछे कोई रेयर मिरर में देख करके बातें नहीं की है, ये स्पष्ट कर दूं। हाँ, जहां तक ये आप कह रहे हैं कि क्रिश्चियन संगठनों ने हमें चिट्ठी लिखी है, तो उसका अध्ययन किया जाएगा। हमारे लोग, हमारी पार्टी उसका जवाब देगी। बिल तो आने दीजिए ना, बिल आ जाए, बिल पूरा पढ़ लिया जाए। हमारे पास तो अभी आया नहीं है, आपके पास शायद आया होगा। आपके संबंध अच्छे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, आपको भेजा होगा। कोई बात हमारे नहीं पास आ जाए। ये तो आपको पता है कि 150 दिनों से केरल में चिट्ठी लिखी है, उनका क्रिश्चियन उत्तर हम देंगे संगठन ना। है
जो हम कि कहाँ- वक्फ के खिलाफ हम कहाँ प्रदर्शन कह कर रहे हैं कि हम उत्तर नहीं देंगे। सापरा साहब, ये आज की बात नहीं है, नहीं, 150 हम दिनों कहाँ कह रहे हैं कि हम से चर्च प्रदर्शन कर रहा है वक्फ के खिलाफ केरला के अंदर। हाँ। जहां से प्रियंका जी सांसद चुन करके आए थे, जहां से राहुल गांधी सांसद भाई, चुन करके प्रियंका आए जी को थे, चिट्ठी दी है। 150 दिनों से वो कह रहे हैं कि चर्च की जमीन पर वक्फ कब्जा कर रहा है, क्योंकि ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम का नहीं है। ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ध्रुवीकरण हो रहा है हिंदू मुस्लिम है। पद्मजा जी सापरा साहब, नहीं, आप इस नैरेटिव को आज धोने के लिए बैठी हैं, बीजेपी का एजेंडा चलाने के लिए बैठी हैं, तो ठीक है। अरे लेकिन सर, हमारा चर्च ये कोई कहना बीजेपी है का थोड़ी ना है, कि चिट्ठी सापरा तो साहब। अब लिखी है ना उन्होंने, तो चिट्ठी लिखी है तो उसका उत्तर दिया जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं चिट्ठी लिखी है तो पहले उसका चिट्ठी दी उत्तर हुई है दिया वायनाड जाएगा। में। मैं काम ना थोड़ी बोल रहा हूं। अब सापरा चिट्ठी साहब, का उत्तर क्या होगा ये सापरा थोड़ी साहब ना हम बताएंगे। देखिए, उत्तर देने के लिए तो हाँ, आपके बीच में पास कौन 12 ही बोले, जरा घंटे मेरे हैं। सामने मैं आपको टीवी चिट्ठी नहीं है, दिखा कौन देती बोले हूँ। बीच में? पहली चिट्ठी है केरला काउंसिल ऑफ चर्चेस की, ये है पहली चिट्ठी, एक अकेली नहीं है, केरला काउंसिल ऑफ चर्चेस। दूसरी चिट्ठी है चर्च ऑफ भारत की, उन्होंने भी यही बात कही है कि वक्फ हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। तीसरी है कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, और चौथा है केरला कैथोलिक बिशप्स काउंसिल। ये जो संगठन है वो पिछले 3-4 महीने से कह रहे हैं, क्योंकि ये बिल आपको याद होगा पिछले साल अगस्त में आ गया था, वो जा करके जेपीसी में भी मिले, उन्होंने जा करके कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी बात की और उन्होंने कहा है कि भाई हमारी जमीन बचा लीजिए, हमें वक्फ से तकलीफ है, ये संशोधन जरूरी है। तो आप उनको जवाब दीजिए, ये बीजेपी का कुछ लेना देना नहीं है, ना मेरा है, मैं उनके बिहाफ पे सवाल पूछ रही हूं। अगर मैं वही कह रहा हूं कि अगर उनकी जमीन में सच जो बातें उन्होंने लिखी है ये सारी सच है, तो निश्चित रूप से उनके साथ में न्याय होना चाहिए। लेकिन हम तो और कई सारी चीजें हैं ना, ये मात्र एक विषय के ऊपर थोड़े ना पूरा वक्फ बोर्ड का जो बिल अमेंडमेंट आ रहा है ये इस एक विषय पर थोड़ी है। मैं तो ये कह रहा हूं कि उसके अंदर अनेक मुद्दे, मैंने जैसे आपको बताया कि मुद्दा है कि वहां पर गैर मुस्लिम लोग जो है वो भी सदस्य बनेंगे। उसमें इस तरह से एक और मुद्दा है कि जिसको जमीन डोनेट करनी है वो मिनिमम 5 साल से वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। अरे भाई, ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम आप कैसे तय करोगे? सब मुसलमानों के घर पे क्या सीसीटीवी लगा दोगे क्या? ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का मापदंड क्या है? तो ये तमाम सारी चीजें हैं, एक विषय नहीं। पद्मजा जी, आप एक विषय पकड़ के बीजेपी को बेल आउट कर सकती हैं। नहीं सर, लेकिन मैं तो बीजेपी से भी 50 पूछ रही चीजें हैं जिस पर हूं, कांग्रेस उनके पार्टी सामने विपक्ष जो तकलीफ वो सवाल है उठा रहा है। जेडीयू, आरएलडी और टीडीपी जैसी पार्टियों की, उनसे पूरा सवाल पूछा गया उसको लेकर के। उद्धव ठाकरे जी के पास अपनी अलग जीतन राम समस्या मांझी है। भी है, ओम प्रकाश राजभर भी है, अनुप्रिया पटेल भी है, नहीं पर उन्होंने तो अपना समर्थन और दे अजीत दिया पवार है ना भी है, अभी। ये भी कही है। उन्होंने तो बिल के खिलाफ, पर ये बताइए कि एक एक करके समीर क्या जी, ये अजीत बात, पवार ने समर्थन दे दिया? हाँ ये बात सच क्या है अजीत पवार कि ने देखिए, समर्थन दे दिया? आपको पता है अजीत पवार अभी जी ने? भले से ही किसी ने खुल करके ये नहीं बोला है कि हम इसके खिलाफ वोट करेंगे, लेकिन ये जो स्थिति बनी हुई है कि ओपनली आके कोई बैक नहीं कर रहा है, क्या आखिरी मौके पर ऐसा हो सकता है कि एक एक करके सारी पार्टियां पीछे हटना शुरू हो जाएं? नीतीश जी पहले पीछे हटे, फिर जयंत चौधरी पीछे हट जाएं। हाल ही में आपको याद होगा कि जब ये नमाज पढ़ने को लेकर के पूरा विवाद हुआ था, तो जयंत चौधरी ने ट्वीट करके कहा था कि ये बड़ा ऑरवेलियन सा सिनारियो है, यानी कि पुलिस स्टेट बनता जा रहा है हमारा देश। तो थोड़ा तो वहां पर खटास है। क्या कुछ हो सकता है कि एक एक सहयोगी दल पीछे हट जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता पद्मजा जी कि कोई सहयोगी दल पीछे हटेगा। देखिए, जिस तरीके से ललन सिंह का लोकसभा में इस बिल के समर्थन में बहुत धाड़ के उन्होंने जब कहा था, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस पे पीछे हटेंगे। ना चिराग पासवान पीछे हटने वाले हैं, ना तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू हटेंगे, ना नीतीश कुमार पीछे हटने वाले हैं। अगर नीतीश कुमार पीछे हटते तो नीतीश कुमार को फिर ये भी कहना पड़ेगा कि भाई मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ। तो उनका सरकार बिहार में तो उनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है, और अभी 2 दिन अमित शाह होके आए बिहार के दौरे पे। अमित शाह ने बहुत साफ कर दिया था उस दौरे के दौरान कि आने वाला सत्र में वक्फ बिल आने वाला है, और वहीं अमित शाह जी को कंफर्म कर दिया नीतीश कुमार जी ने कि हम इसका समर्थन करने जा रहे हैं। 2 दिन पहले ही नीतीश कुमार कंफर्म कर चुके हैं। तो आप तय मानिए कि कल लोकसभा में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का समर्थन करने वाली है।
चंद्रबाबू नायडू से भी अमित शाह जी की बात हो गई थी, चंद्रबाबू नायडू भी इसका समर्थन करेंगे, चिराग पासवान भी समर्थन करेंगे। सत्ता में रह के, सरकार में रह के कोई भी दल की स्थिति नहीं है कि वो समर्थन न करे, और अगर समर्थन नहीं भी करते तब भी भारतीय जनता पार्टी के पास प्लान भी तैयार है। दूसरे लोग वोट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को बिल पास करने में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, यह आप तय मान के चलिए। चंद्रबाबू नायडू समर्थन करे, नीतीश कुमार समर्थन करे या ना करे, और चिराग पासवान करे या ना करे, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी राजनीतिक मजबूरी भी है, क्योंकि अगर आप समर्थन वापस लोगे तो फिर आपको खुलकर उनका पक्ष रखना पड़ेगा, मुस्लिम समुदाय का। फिर आपको बिहार में कहना पड़ेगा कि हम इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए से बाहर निकल रहे हैं, हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। और नीतीश कुमार तो रोज कहते हैं ना, अब हम कहीं नहीं जाने वाले, अब तो हम यही रहने वाले हैं। तो जो कहीं नहीं जाने वाले हैं वो इसके फेवर में ही वोट करने वाले हैं, तय मान के चलिए। नहीं, पर एक तरीके से ये तो फिर कांग्रेस के लिए भी बहुत अच्छा है ना कि बाकी ये जो तथाकथित सेक्युलर पार्टियां थी, अब उनके बारे में कांग्रेस खुल करके बिहार में कह सकती है, देखिए नीतीश कुमार ने वक्फ बिल के समर्थन में वोट दिया था, असली पार्टी हम ही है और मुसलमानों को हमारे पीछे ही खड़ा होना चाहिए। उनके लिए तो एक तरीके से अच्छा है। बिल्कुल, कांग्रेस भी करेगी, तेजस्वी यादव इस बात को वहां पर उठाएंगे, ओवैसी तो उठा ही रहे इस मामले को लेके। लेकिन मुझे लगता है कि मुस्लिम गरीब जो मुसलमान है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो भी इस बात को जानता है कि वक्त का जो कंट्रोल करने वाले लोग हैं वो गिनती के 10 लोग हैं जो पूरी संपत्ति पे कब्जा करते हैं, मिल बांट कर पैसा कमाते हैं, मिल बांट कर बांटते हैं। आज बताए ना, वक्फ बिल के जो कंट्रोल करने वाले लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि किस मुस्लिम का इन्होंने मदद कर दी, क्या मुस्लिम के एजुकेशन के लिए कुछ किया, क्या उनके हेल्थ के लिए किया, क्या उनके स्पोर्ट्स के लिए किया, कोई कुछ नहीं किया। तो नैरेटिव की बात है ना जीएम शाहीन साहब। देखिए, आप भले से ही अभी सरकार के साथ खड़े नजर आएंगे, बट याद रखिए कि जब बिहार के चुनाव आएंगे तो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, चरण सिंह सापरा जाके बताएंगे कि देखिए नीतीश बाबू की पार्टी ने क्या किया। ये लोग नहीं खड़े थे आपके साथ, हम खड़े थे आपके साथ। अब भले से ही आप जितना ईद की इफ्तारी कर लीजिए उनके साथ। जी, हम पहले बता चुके। सुनिए ये लोग हैं जिनने मुसलमानों को डाकू बनाया, जिनने मुसलमानों को शहाबुद्दीन बनाया, जिनने मुसलमानों के हाथ में डंडे, लाठी और हथियार दिए। हम लोग हैं जिन्होंने मुसलमान के हाथ में कलम दिया, कागज दिया, सरकारी नौकरी दी। सब जानते हैं कहां पर क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनको बोले निश्चित रहिए, कितना भी पब्लिक में जाकर बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इनका सुनने वाला। ये पीछे नहीं सुना, आगे कौन सुनेगा इनका, कोई नहीं सुनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोहन गुप्ता, देखिए चरण सिंह सापरा कह रहे हैं कि लगातार आपके जो सहयोगी दल हैं, मदरसों में हमने जो काम किया, हाँ, वो अपना डिस्कम्फर्ट आपसे जाहिर करते आए थे, और अब ये लास्ट स्ट्रॉ तो नहीं हो जाएगा, ये लास्ट स्ट्रॉ तो नहीं हो जाएगा। पद्मजा जी, वो कल मालूम चल जाएगा। इसमें किसी दल की, मैं वापस इस बात को घूम के आता हूं कि इसको हिंदू मुसलमान के दायरे से बाहर निकल के देखना चाहिए। तुष्टीकरण की मजबूरी कांग्रेस और दूसरे गठबंधन की हो सकती है, तुष्टीकरण की मजबूरी बाकी दलों की नहीं है। और जो दल की भी तुष्टीकरण की मजबूरी नहीं है और इसके मेरिट्स को देख के अगर जो बिल को ये पढ़ेगा तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की औची राजनीति करेगा। और आम मुस्लिम, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, ये बिल को पढ़े। अभी हमारे साथी कह रहे थे हमारे पास तो बिल की कॉपी नहीं है। अरे जेपीसी में जो आपके सदस्य है, क्या उनको नहीं मालूम है क्या है बिल में? तो इस प्रकार की जो बात करनी, और आपने जो संशोधन भी किए हैं, आपने क्या कहा कि 2013 का जो बिल है उसके ऊपर आप वापस लेके जाइए, ये कोई संशोधन है क्या? मैं आपको वापस चैलेंज के साथ कहता हूं पद्मजा, जो दुरुपयोग, सत्ता का जो दुरुपयोग, अबाधित पावर ये वक्फ बोर्ड को दिया गया था, उसको अगर नॉर्मलाइज किया जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि देश के किसी भी नागरिक को इसका विरोध करना चाहिए। अगर आप न्याय तंत्र की बात करते हैं, आप देश के संविधान की बात करते हैं, तो मुझे बताइए एक ऐसा प्रावधान कि जहां पे न्याय तंत्र को अबाधित, न्याय तंत्र के ऊपर किसी को अबाधित सत्ता दी गई हो? क्या वक्फ ट्रिब्यूनल का अधिकार इतना बड़ा होना चाहिए कि आप न्याय तंत्र में उसको चैलेंज नहीं कर पाए? और वक्फ बोर्ड का जो कायदा है उसका सिर्फ मुसलमानों को, मैं आपको 10 एग्जांपल दे सकता हूं, सिर्फ मुस्लिम नहीं, हिंदू, मुस्लिम, ये पूरे देश की बात है। अगर उसका दुरुपयोग हो रहा है तो उसको रोकना चाहिए। दूसरी बात, जहां पे 9 लाख एकड़ जमीन है और उसकी सालाना इनकम अगर 200 करोड़ के करीब है, तो क्या वहां पे भ्रष्टाचार नहीं है? और ये मैं तो नहीं कहता हूं, ये तो मुसलमान काफी बॉडियों ने ये आक्षेप किया है कि वहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको रोकिए, उसमें पारदर्शिता लाइए। और यही विरोध क्यों हो रहा है पद्मजा जी? जो बने 5-10% लोग हैं, उनको लगता है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है, अबाधित पावर है, 90% मुसलमानों के साथ शेयर हो जाएगा, और वो डर के कारण ये लोग भड़का रहे हैं लोगों को, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि आपकी मस्जिद चली जाएगी, आपकी जमीन चली जाएगी, आपकी धर्म खतरा है। इस प्रकार के दुष्प्रचार को मुस्लिम लोग कभी माफ नहीं करेंगे, और ये पार्टियों को कॉन्क्रीट आंसर देना पड़ेगा कि अगर आप विरोध कर रहे हो तो कौन सा प्रावधान आपको इसमें हिंदू मुसलमान के खिलाफ करना है। मैं चैलेंज के साथ आपको पूछ रहा हूं। सापरा साहब, बार बार प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, जो भी आप बातें उठा रहे हैं।
नहीं, मैंने 3 चीजें पूछी थी, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कुछ नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जिस तरह से इस बिल के अंदर लिखा हुआ है कि गैर मुसलमान जो है इस वक्फ बोर्ड का सदस्य हो सकता है, क्या देवस्थान ट्रस्ट जितने भी हैं पूरे देश के अंदर, क्या वो किसी मुसलमान की एंट्री उस देवस्थान ट्रस्ट में लाना चाहेंगे? क्या इसी तरह से सरकार आज जो वक्फ बोर्ड में कर रही है, क्या कल एसजीपीसी में इस तरह से करेगी? सच्चर कमेटी पर तिरुपति बोर्ड में दिल्ली की, जहां पर हैं 355 जमीनों में से 355 जमीनों में से 65 जमीनों पर केंद्र सरकार का कब्जा है या उनका अतिक्रमण है, तो क्या उसके ऊपर सरकार ने इस बिल के अंदर लिखा है कुछ? ये तमाम सारी चीजें मैंने जल्दी से जवाब दीजिए, फिर एक सवाल में किशोर तिवारी से पूछना चाहती हूं। जो डोनेट करने वाला है वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, उसके मापदंड क्या है? यानी सरकार एम्बिग्यूटी रखना चाहती है ना, बड़ा प्रावधान है कि जो रख करके आप ट्रांसपेरेंसी नहीं ला सकते, आप ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते हैं, आप इसके ऊपर कंट्रोल चाहते हैं। मानते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी है तो आपको उसके डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे, वक्फ का यूजर नहीं हो सकता। नहीं लाना चाहते हैं, देखिए मानसिकता देखिए, ये केंद्र सरकार ने मेरा आरोप है प्रॉपर्टी पे एनक्रोचमेंट किया है, ये कौन बोल सकता है? क्या सरकार एनक्रोचमेंट करेगी? अगर ये मानसिकता है तो यही तो सच्चर कमेटी ने लिखा है, यूजर नहीं हो सकता है। सच्चर कमेटी में लिखा है, आपको कागज बताने होंगे, डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। जब केंद्र के अतिक्रमण का बात कर रहे हैं, बिल्कुल प्रोग्राम की शुरुआत में यहाँ पर अजमेर दरगाह से चिश्ती साहब बैठे थे। सोचिए, वो कह रहे कि दरगाह के ऊपर वक्फ ने कब्जा कर रखा है, दरगाह की जमीन पर। ये तो आप बता रहे हैं कि सरकार मुसलमानों की जमीन छीन लेगी, वो मुसलमानों का घर छीन लेगी, उनकी दरगाह। साहब ये तो पता है कि हिंदू के मंदिरों के ऊपर किस तरीके से मस्जिदें बनाई गई है, ये तो उन्हें पता है ना। तो एक सवाल तो फिर वो मुसलमान भी पूछेंगे ना कि जिनकी दरगाहों पर वक्फ का कब्जा हुआ है। लेकिन एक सेकंड, ये समीर चौगानकर जी है, लेकिन एक बड़ा सवाल किशोर तिवारी जी, एक बड़ा सवाल आपके लिए है। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा है, या समीर गोलवलकर है? अरे सर, ये गलत बात है। देखिए, कोई सवाल पूछता है कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए सर, किसी के ऊपर भी। अब वो क्या हो, ये चौगानकर है या समीर गोलवलकर है, बीच में बोलते हैं। नहीं सर, एक सेकंड, ये चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन जल्दी से एक ब्रेकिंग न्यूज में किशोर तिवारी जी को दे दूं। देवेंद्र फडणवीस ने अभी ट्वीट करके क्या बोला है, किशोर तिवारी जी, आपके लिए खास संदेश। वक्फ अमेंडमेंट बिल कल पार्लियामेंट में आने वाला है। अब देखते हैं कि उद्धव जी बाला साहेब ठाकरे के जो आइडिया थे उनको ऊपर रखेंगे, हिंदू हृदय सम्राट के आइडिया को ऊपर रखेंगे, या फिर वो राहुल गांधी के पद चिन्हों पर चलेंगे। चलिए, कल फिर से इस बात पर चर्चा होगी। अभी वक्त की कमी है, ओवरनाइट देखते हैं क्या आपको क्या नई स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो ऐसा पता चल रहा है कि प्रावधान में शायद कुछ ऐसी चेंजेस किए गए हैं कि आपको शायद कल सपोर्ट भी करना पड़ जाए। कल होगी मुलाकात,